नमस्कार मित्रों, स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने तत्पुरुष समास कर लिया है और आज हम तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारय समास के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास किसे कहते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष समास का नाम ही कर्मधारय समास है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास का नाम ही कर्मधारय समास है। ये तो आप सभी जान चुके हैं कि जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है उसी का नाम कर्मधारय है और कर्मधारय का भेद द्विगु है। तो आज हम कर्मधारय समास के बारे में ही चर्चा करेंगे। समानाधिकरणः तत्पुरुषः समानाधिकरणः तत्पुरुषः समानाधिकरणः तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय। समानाधिकरण तत्पुरुष समास का नाम ही कर्मधारय समास है। अब कर्मधारय समास का सूत्र क्या है? कर्मधारय समास का सूत्र बताइए। तो विशेषणम विशेषेण बहुलम कर्मधारय। विशेषणम विशेषेण बहुलम कर्मधारय अर्थात कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का बहुलता से समास होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद दोनों का समास होता है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का बहुलता से समास होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद दोनों की समान विभक्ति रहती है। पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों की समान विभक्ति रहती है। कर्मधारय समास में कर्मधारय समास में कर्मधारय समास में विशेषण कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का बहुलता से समास होता है। बहुलता से समास होता है तथा पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की समान विभक्ति होती है। दोनों की समान विभक्ति होती है। दोनों की समान विभक्ति होती है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का बहुलता से समास होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद दोनों की समान विभक्ति होती है। इसको उदाहरण से भी समझिए। जैसे कृष्ण सर्पा, जैसे कृष्ण सर्पा, कृष्ण सर्पा, कृष्णः सर्पः। अब यहाँ पर देखिए, कृष्णा में भी प्रथमा विभक्ति है और सर्पा में भी प्रथमा विभक्ति लगी है अर्थात दोनों पदों में समान विभक्ति लगी है। दोनों पदों में समान विभक्ति लगी है। प्रथमा विभक्ति लगी है। प्रथमा विभक्ति लगी है। कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद को क्या कहते हैं? कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा
उत्तर पद को क्या कहते हैं। अब आपके लिए यह जानना भी आवश्यक है कि कर्मधारय समास में पूर्व पद अर्थात पहले वाले पद और उत्तर पद बाद वाले पद को क्या कहते हैं। तो कर्मधारय समास में पूर्व पद को उपमान तथा उत्तर पद को उपमेय कहते हैं। अब इसको इस तरह से समझिए, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास पहले वाले पद को कहेंगे पूर्व पद और बाद वाले को उत्तर पद। अब इस ये जो पूर्व पद होता है ये होता है हमारा विशेषण, पूर्व पद होता है विशेषण और उत्तर पद होता है विशेष्य, उत्तर पद होता है विशेष्य। अब यही जो विशेष्य है इसी को कहते हैं, विशेषण को कहते हैं उपमान। विशेषण को क्या कहते हैं? उपमान। और विशेष्य को क्या कहते हैं? उपमेय। विशेषण को उपमान कहते हैं और विशेष्य को उपमेय कहते हैं। अब उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है यह भी जान लीजिए। पूर्व पद जो होता है विशेषण होता है और इसी को उपमान कहते हैं। और उपमान का अर्थ है जिससे तुलना की जाए। उपमान का क्या अर्थ है? जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए या जिससे उपमा दी जाए। और उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए या जिसकी उपमा की जाए। और यहाँ पर उपमान व उपमेय वाचक शब्दों में इव तथा एव का प्रयोग करके विग्रह किया जाता है। उपमेय तथा उपमान वाचक शब्दों में इव तथा एव का प्रयोग करके विग्रह किया जाता है। जैसे मुख कमलम, मुख कमलम, मुखम कमलम इव, मुखम कमलम इव, मुखम कमलम इव। अब यहाँ पर देखिए इव के द्वारा विग्रह किया गया है। यहाँ पर मुख उपमान है तथा कमल उपमेय है। मुख की तुलना कमल से की गई है और उपमान व उपमेय वाचक शब्दों मुख कमल को इव के द्वारा जोड़ा गया है। आगे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास किसे कहते हैं? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद अर्थात पहला पद विशेषण हो तथा उत्तर पद अर्थात दूसरा पद विशेष्य हो, तो उस समास को विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलो उत्पलम, कृष्ण सर्पा रक्तकल्मम इत्यादि इसके उदाहरण हैं। जैसे रक्त कमलम, जैसे रक्त कमलम, इसका विग्रह होगा रक्तम कमलम। नीलो उत्पलम, नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम। यहाँ माँ को पूरा ही लिखेंगे क्योंकि आगे स्वर है। और इसी तरह से कृष्ण सर्पः, कृष्णा सर्पः,
और ये जो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास है, इसमें लिंग वचन व विभक्ति दोनों पदों में समान होती है। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास में लिंग वचन विभक्ति दोनों पदों में समान होती है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे नीलोत्पलम है तो इसमें नीलम उत्पलम दोनों में ही समान विभक्ति है, नपुंसक लिंग एक वचन में है। दोनों में समान विभक्ति है, दोनों में समान विभक्ति है और नपुंसक लिंग एक वचन में है। नीला विशेषण है और कमल विशेष्य है। अब आगे यहाँ पर हम विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास के उदाहरण बताने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जब विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास में विग्रह किया जाता है तो चा असौ और चा तत् के द्वारा किया जाता है। चा असौ और चा तत् के द्वारा किया जाता है। जहाँ पर स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्द होगा वहाँ पर चा असौ द्वारा होगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में चा असौ के द्वारा विग्रह होगा। चा असौ के द्वारा विग्रह होगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। और यदि नपुंसकलिंग शब्द आ जाता है, यदि नपुंसकलिंग शब्द आ जाता है तो वहाँ पर विग्रह होगा चा तत् के द्वारा, चा तत् के द्वारा। अब इसको उदाहरण से भी समझिए, इसको उदाहरण से भी समझिए। जैसे महाराजा, महाराजा, तो इसका विग्रह होगा महान चा असौ राजा। महान चा असौ राजा, महान चा असौ राजा। और ये महाराजा पुल्लिंग में है, इसलिए चा असौ का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से महाकाव्यम, महाकाव्यम जो है ये नपुंसक लिंग में है। महाकाव्यम नपुंसक लिंग में है तो इसका विग्रह होगा महत, महत चा तत् काव्यम। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द है तो वहाँ पर चा असौ द्वारा विग्रह किया जाएगा, और यदि वहाँ पर नपुंसक लिंग शब्द है तो विग्रह किया जाएगा चा तत् के द्वारा। अब आगे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। सुंदर पुस्तकम, पीतांबरम, महादेवा, ये सभी उदाहरण जो हैं पूर्व पद कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। और सुंदरम पुस्तक जो है ये नपुंसक लिंग एक वचन में है और इसका विग्रह होगा सुंदरम पुस्तकम, सुंदरम पुस्तकम। और पीतांबरम का विग्रह होगा पीतम अंबरम, पीतम अंबरम, पीतम अंबरम, ये भी नपुंसक लिंग में है। पीला कपड़ा, महादेवः, महान चासौ देवा, महान चा असौ देवः, महादेवा। महानदी, महती चा असौ नदी, महती चा असौ नदी, महानदी। महात्मा, महान चा असौ आत्मा, महात्मा। इसी तरह से रक्तोत्पलम, इसी तरह से रक्तोत्पलम, रक्तम
चा तत् उत्पलम। अब यहाँ पर जो है तत् का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि ये नपुंसक लिंग में है। इसी तरह से मधुर वचनम चपल बाल का भी बनेंगे। इसी तरह से मधुर वचनम और चपल बाल का भी बनेंगे। मधुर वचनम का अर्थ है मधुर वाणी, मधुरम वचनम, मधुरम वचनम अर्थात मधुर वाणी। और चपल बाल का चंचल बालक, चपला बालकः, चपला बाल का चंचल बालक। श्वेत वस्त्रम, श्वेतम च तत् वस्त्रम, श्वेतम च तत् वस्त्रम। अब नीला आकाश, यहाँ नीलम आकाशम नहीं होगा, नीला आकाशा, यहाँ नीला आकाशा होगा। तो यहाँ पर जितने भी हमने उदाहरण दिए उन सभी में पहला अर्थात पूर्व पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य है और इसीलिए ये सभी पूर्व पद कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। आगे उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास किसे कहते हैं? उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु से उपमा दी जाती है तो जिससे उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं, उसे उपमान की कहते हैं, और जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। इस प्रकार उपमान और उपमेय मिलकर जब एक हो जाते हैं तो वह उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास कहलाता है। जब किसी वस्तु से उपमा दी जाती है और जिससे उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं तथा जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। इस प्रकार उपमान और उपमेय मिलकर जब एक हो जाते हैं तो वह उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास कहलाता है। और यहाँ पर जो विग्रह होगा वह इव के द्वारा होगा, जैसे घनश्यामः, जैसे घनश्यामः, घन इव श्यामः, घन इव श्यामः, घन इव श्यामः, घनश्यामः। अब यहाँ पर देखिए कि किसी वस्तु की तुलना बादल अर्थात घन से दी गई है। वह वस्तु इतनी काली है जैसे कि घन, और यहाँ पर घन उपमान है और श्याम उपमेय है, और श्याम उपमेय है। पूर्व पद उपमान है और दूसरा उपमेय है। तो यहाँ पर उपमान और उपमेय की तुलना की गई है, यहाँ घन से तुलना की गई है। यही उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास है। अब यहाँ देखिए घना में हमने जो विसर्ग नहीं लगाए हैं, ये जो है स्वर के कारण विसर्ग का लोप हो गया, क्योंकि आगे क्या आ रहा था? इव, ई स्वर आ रहा था, ई स्वर आ रहा था। नेक्स्ट, उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास के उदाहरण हैं चंद्रमुखम, चंद्रमुखम, चंद्र इव मुखम, इसका विग्रह होगा चंद्र इव मुखम, चंद्रमा के समान मुख। अब यहाँ पर देखिए जो चंद्र है ये उपमान है और मुखम जो है उपमेय है। चंद्र उपमान है और मुखम उपमेय है। ये उपमान है और ये उपमेय है, मुखम उपमेय।
उपमेय। ठीक है, और इसी तरह से अब नवनीत कोमलम। नवनीत कोमलम का अर्थ है मक्खन की तरह कोमल, मक्खन की तरह मुलायम, और इसका विग्रह होगा नवनीतम इव कोमलम। नवनीतम इव कोमलम। इसी तरह से नरसिंह। नरासिंहा इव। नरः सिंहा इव। कमल नयनम। कमल इव नयनम। कमल के समान नयन, कमल के समान आँखें। कमल इव नयनम। नीरदश्यामः। नीरदश्यामः। नीरदः इव श्यामः। नीरदा इव श्यामः। चंद्रो उज्ज्वला। चंद्र इव उज्ज्वलः। चंद्र इव उज्ज्वलः। पुष्प व्याघ्र। पुरुष व्याघ्र। पुरुष व्याघ्र। पुरुषः व्याघ्र पुरुष व्याघ्र इव। इसी तरह से दुग्धध्वलम। दूध के समान सफ़ेद। दुग्धम। दुग्धम इव धवलम। दुग्धम इव धवलम। तो ये सभी जो उदाहरण थे उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास के उदाहरण थे और आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। अब आगे रूपक कर्मधारय समास किसे कहते हैं? रूपक कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जब उपमान पर उपमेय का आरोप किया जाता है तो वह रूपक कर्मधारय समास कहलाता है। जब उपमान पर उपमेय का आरोप किया जाता है तो वह रूपक कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे मुख कमलम। जैसे मुख कमलम। मुखम एव कमलम। मुखम एव कमलम। और यहाँ पर जो विग्रह किया जाता है वह एव पद के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर मुख पर जो है आरोप किया गया है, मुख उपमान पर कमल उपमेय का आरोप किया गया है, इसलिए रूपक कर्मधारय समास है। मुख ही कमल है, मुख को ही कमल बना दिया गया है, मुख ही कमल है। तो यहाँ पर उपमान मुख पर कमल उपमेय का आरोप किया गया है, इसलिए रूपक कर्मधारय समास है। आगे रूपक कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। रूपक कर्मधारय समास के उदाहरण हैं पुरुष व्याघ्र। पुरुष व्याघ्र। पुरुषा एव व्याघ्र। अब यहाँ पर देखिए पुरुष पर व्याघ्र का आरोप कर दिया गया है। पुरुष पर व्याघ्र का आरोप कर दिया गया है। यदि हम विग्रह वाक्य एव के द्वारा करेंगे तो ये हो जाएगा रूपक कर्मधारय समास, और जब हम एव के द्वारा नहीं करेंगे, इव के द्वारा करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। बस इनमें यही अंतर है कि उपमान पूर्व पद कर्मधारय का जो विग्रह किया जाता है वो किया जाता है इव के द्वारा, और रूपक कर्मधारय का विग्रह किया जाता है एव के द्वारा। इसी से आप पहचान लेना। आगे शोकाग्नि। शोक एव अग्नि। शोक एव
अग्नि, शोक एव अग्नि। विद्या धनम, विद्या ही धन है, विद्या धनम, विद्या एव धनम। चंद्र मुखम, चंद्र एव मुखम, चंद्र एव मुखम, चंद्र एव मुखम, चंद्र मुखम। तो ये सभी जो हैं रूपक कर्मधारय समास के उदाहरण थे। आगे विशेषण उभय पद, यहाँ पर उ होगा। विशेषण उभय पद कर्मधारय समास किसे कहते हैं? विशेषण उभय पद कर्मधारय समास किसे कहते हैं? दो समानाधिकरण विशेषणों के, दो समानाधिकरण विशेषणों के समास को विशेषण उभय पद कर्मधारय समास कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात बहुत ही ज़रूरी है जो आपको बतानी है। दो समानाधिकरण विशेषणों के समास को विशेषण उभय पद कर्मधारय समास कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों पद विशेषण ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि दोनों पद विशेषण ही प्रतीत होते हैं, विशेषण ही लगेंगे। अब इसको उदाहरण से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों ही पद जो हैं विशेषण दिखाई देंगे, आपको विशेषण लगेंगे। जैसे शीतोष्णम, जैसे शीतोष्णम, शीतम, शीतम च तत् उष्णम। अब यहाँ पर देखिए, आपको शीतम भी और उष्णम भी दोनों ही विशेषण लग रहे हैं, दोनों ही विशेषण लग रहे हैं। दो समानाधिकरण विशेषण है कि नहीं है? दो समानाधिकरण विशेषण है, तभी तो यहाँ पर विशेषण उभय पद कर्मधारय समास है। और ये दोनों ही जो विशेषण हैं, दोनों ही पद क्या है, हमें विशेषण प्रतीत होंगे, विशेषण लगेंगे। जैसे शीतोष्णम, शीतम च तत् उष्णम। विशेषण उभय पद कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अब इसके उदाहरण देखिए। कृष्ण श्वेतः, कृष्णश्च श्वेतश्च, कृष्णश्च श्वेतश्च, कृष्णश्च श्वेतश्च। काला और सफ़ेद क्या? घोड़ा, अश्व। काला और सफ़ेद क्या होगा यहाँ पर? अश्व। पीत कृष्णः, पीला और काला, पीत कृष्णः। पीतम च असौ कृष्ण। अब आगे चराचरम, चरम च अचरम च, चरम च अचरम च। और चराचर क्या होता है? जगत। स्नाता अनुलिप्तः, स्नाता अनुलिप्तः, स्नातः अनुलिप्तः, स्नातश्च अनुलिप्तश्च, स्नातश्च अनुलिप्तश्च। रक्तपीतः, रक्तपीतः, रक्तश्च पीतश्च, रक्तश्च पीतश्च। कृता कृतं, कृता कृतं, कृतश्च अकृतश्च।
और कृत और आकृत क्या होते हैं? कर्म होते हैं। कृत और आकृत जो होते हैं वो कर्म होते हैं। और ये सभी उदाहरण उभय पद कर्मधारय समास के उदाहरण थे। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की कर्मधारय समास की क्लास। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।